Hello students, welcome to my channel Theory Guru, प्रोफेसर अस्मित कौर हेयर। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का पार्ट 1 हमने कर लिया, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम करेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग पार्ट 2। स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? अगर IFRS कन्वर्जन से पहले बात करें तो ये स्टैंडर्ड है AS 17, और अगर IFRS की कन्वर्जन के बाद बात करें तो ये स्टैंडर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108, राइट। तो ये है उसका पार्ट 2। तो इसमें हम बात करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की, कि कौन से सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग करनी जरूरी होती है। अब सेगमेंट्स आपको क्लियर हो गए, दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं। बिजनेस सेगमेंट जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ डील करते हैं, या फिर ज्योग्राफिकल सेगमेंट जो कि लोकेशन के साथ डील करते हैं, राइट। तो ये किस सेगमेंट की रिपोर्टिंग करनी है, तो वो कोई भी बिजनेस सेगमेंट भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकता है, जिसकी रिपोर्ट बनानी जरूरी है एज पर दिस स्टैंडर्ड। लेकिन वो कैसे डिस्कस किया जाएगा या कैसे वो आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये सेगमेंट की रिपोर्टिंग करनी है? तो अ सेगमेंट इज कॉल्ड रिपोर्टेबल इफ इट क्वालिफाइज एनी ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। आगे हम 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो जो भी सेगमेंट उनमें से किसी भी मेथड को करेगा क्वालिफाई, तो वो क्या बन जाता है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट मीन्स जिसकी रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास लिमिट मेथड, सेकंड मेथड आता है चॉइस ऑफ मैनेजमेंट, एंड थर्ड मेथड कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास है लिमिट मेथड। इफ एनी सेगमेंट qualifies any of following limits then such segment is called reportable segment। तो कोई भी सेगमेंट इनमें से अगर किसी भी लिमिट को क्वालिफाई करता है, किसी भी लिमिट को, ठीक है, तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। पहली लिमिट क्या है? सेगमेंट रेवेन्यू इज 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट रेवेन्यू। पहली बात तो जितने भी सेगमेंट्स हैं सबका टोटल रेवेन्यू ले लो, ठीक है। मान लो 5 सेगमेंट्स हैं, 5 के 5 सेगमेंट्स का टोटल रेवेन्यू ले लिया, तो उसका 10% निकाल लो, ठीक है। वो 10% वैल्यू के साथ कंपेयर करना है जिस इंडिविजुअल सेगमेंट की रेवेन्यू उस वैल्यू के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। वो क्या बन जाता है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, सेगमेंट एसेट्स आर 10% और मोर ऑफ टोटल सेगमेंट एसेट्स। दिस इज ऑल्सो सेम। मान लो मेरे 5 सेगमेंट्स हैं, मैंने 5 के 5 सेगमेंट्स का टोटल कर दिया एसेट्स का, फिर टोटल की 10% वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो मान लो 10% वैल्यू आई मेरी 50 लाख, 10% वैल्यू, ठीक है। तो जिस सेगमेंट के एसेट्स या तो 50 लाख होंगे या 50 लाख से ज्यादा होंगे, ठीक है, वो इंडिविजुअल सेगमेंट क्या बन जाता है? रिपोर्टेबल सेगमेंट, राइट। फिर आ गया सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं पिछले पार्ट 1 में, जिन्होंने नहीं देखी वो पहले पार्ट 1 देखें, ठीक है। तो सेगमेंट रिजल्ट इज 10% और मोर ऑफ टोटल प्रॉफिट्स। 5 के 5 सेगमेंट्स का प्रॉफिट का टोटल कर लो, उसका 10% निकाल लो। तो जिस इंडिविजुअल सेगमेंट का 10% वैल्यू या उससे ज्यादा होगी, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, एज द केस में भी, मतलब अगर लॉस की बात कर रहे हैं तो 10% लॉस या उससे ज्यादा जिस इंडिविजुअल सेगमेंट का है वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाता है। एंड इन द सेम वे प्रॉफिट्स के साथ भी आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों में से अगर सेगमेंट किसी एक भी लिमिट को क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्या बन जाता है? रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो सेकंड कम्स चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो नेम से ही क्लियर होना चाहिए। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट एनी सेगमेंट एज रिपोर्टेबल, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट बहुत बड़ी बात होती है, इट कैन नॉट एक्सक्लूड एनी रिपोर्टेबल सेगमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ऊपर जो अभी मैंने आपको बताया उसमें से मेरे पास 5 सेगमेंट्स हैं, ABCDE, ठीक है। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया उसमें उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो B एंड C ये दोनों जो है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो चॉइस ऑफ मैनेजमेंट में इन दोनों को तो नहीं छोड़ सकते, इनके अलावा अपनी मर्जी से मैनेजमेंट किसी भी और सेगमेंट की रिपोर्टिंग कर सकती है, but it cannot exclude these two segments which are already reportable according to first method, right? फिर तीसरा हमारे पास आता है कंपैरेटिव मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं? कहते फर्दर सिलेक्शन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करके हम फर्दर सिलेक्शन कर सकते हैं।
कैसे? लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ रिपोर्टेबल सेगमेंट शुड रिपोर्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू, मतलब कहते हैं जितना टोटल रेवेन्यू आया है उसका 75% रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट्स बनानी है उसके रिगार्डिंग. ठीक है. If such limit has not been attained, further select segments at choice of management so that 75% target is satisfied. अभी आपको नहीं समझ आया, अब हम पहले एग्जाम्पल करेंगे तब आपको क्लियर होगा, फिर इसको दोबारा से रीड करना. राइट? देखो, मेरे पास सेगमेंट्स हैं A B C D E F G H. ठीक है, कितने हो गए? 3 3 6 8 सेगमेंट्स हैं मेरे पास. ठीक है, मुझे A सेगमेंट से कोई भी रेवेन्यू नहीं हुआ, B का लिखा हुआ है, C का, D का, E का, F का, G का, H का. ठीक है, टोटल कितना रेवेन्यू हुआ है? 400 का. तो कहते हैं 75% रिपोर्टिंग करनी है, मतलब 400 का 75% रिपोर्टिंग करनी है आपने. ठीक है, तो मैंने पहले ऐसे ही रेंडमली मैंने फर्स्ट 4 ले लिए कि A B C D, इनके रेवेन्यू का मैंने टोटल करा. ठीक है, लेकिन वो कितना निकला? 70%. तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? उन्होंने कहा है कि 75% तक आपने रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन अगर मैं ये 4 सेगमेंट्स लूं तो ये 70% ही बनता है. ठीक है, तो फर्दर कहते हैं मैनेजमेंट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली बाकी बचे हुए में से किसी को भी ले सकती है, बाकी चारों में से किसी को भी ऐड कर सकते हो, बशर्ते मतलब आपने सिर्फ 75% लिमिट जो है वो अचीव करनी है. ठीक है, तो ये हो गया चॉइस ऑफ मैनेजमेंट. आगे अगर हम देखो, सिंस लिमिट ऑफ 75% हैज नॉट बीन अटेन्ड ना, सो इफ वी हैव सिलेक्टेड सेगमेंट F as per choice of management, then percentage of external sales in segment कितनी बन जाएगी? हमने A B C D और मैनेजमेंट ने F अपनी चॉइस से ले लिया. ठीक है, तो इट कम्स टू बी 82.5%. तो ये 75% से ज्यादा हो गया ना. ठीक है, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से हो गए? A B C D एंड F. क्लियर हो गया? मतलब अगर कोई स्पेसिफिक लिमिट आपने अचीव करनी है, ठीक है, तो मैनेजमेंट अपनी चॉइस से किसी भी सेगमेंट को उसके अंदर इंक्लूड कर सकती है, लेकिन वो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकती. ठीक है, चलो अब आ गया बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट. तो 2 तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक बिजनेस एक ज्योग्राफिकल, लेकिन उसमें से भी देखना पड़ता है कि मेरा प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है. ठीक है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? ध्यान में रखना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क एंड रिटर्न्स. बस ये चीज माइंड में रखो तो आप आगे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है. देखो, if the risk and returns of the enterprise are affected by differences in the production services, अगर आपके जो रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं या रिटर्न्स हैं वो ज्यादा किसकी वजह से इफेक्ट होते हैं? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से. लोकेशन की वजह से नहीं हो रहे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से हो रहे हैं. ठीक है, तो बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी सेगमेंट बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस सेगमेंट में हमने क्या पढ़ा है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ डील करते हैं तो वो बिजनेस सेगमेंट होता है, जब लोकेशन के साथ डील करते हैं तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट होता है. तो अगर आपके रिस्क एंड रिटर्न्स ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो हमारा बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी बन जाएगा और ज्योग्राफिकल सेगमेंट सेकेंडरी बन जाएगा. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. अब दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि अगर जो डिफरेंसेस हैं वो दोनों की वजह से आ रहे हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से भी आ रहे हैं और लोकेशन की वजह से भी आ रहे हैं. ठीक है, दोनों की वजह से आ रहे हैं, तो भी बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी मानना है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट को सेकेंडरी मानना है. ठीक है, अब कहते हैं अगर ना तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं रिस्क एंड रिटर्न्स में, और ना ही ज्योग्राफिकल एरियाज की वजह से आ रहे हैं, दोनों ही इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे, तो मैनेजमेंट में इलेक्ट एनी ऑफ द टू एज प्राइमरी विद अदर बीइंग सेकेंडरी. क्लियर हो गया? तो अगर ज्यादा वेरिएशंस आ रही हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से, तो प्राइमरी कौन सा होगा? बिजनेस सेगमेंट. अगर वेरिएशंस दोनों की वजह से आ रही हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से भी और लोकेशन की वजह से भी, तब भी प्राइमरी कौन सा होगा? बिजनेस सेगमेंट. लेकिन वेरिएशंस ना तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से आ रही है और ना ही ज्योग्राफिकल एरियाज की वजह से आ रही है, तो फिर मैनेजमेंट किसी भी सेगमेंट को एज प्राइमरी ले सकता है, अदर बीइंग सेकेंडरी सेगमेंट. ठीक है, अब आ गया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. डिस्क्लोजर का मतलब समझते हो ना कि आपने अपनी रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है.
तो कहते जब हम प्राइमरी सेगमेंट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब क्या क्या डिस्क्लोज करना है, सेगमेंट रेवेन्यू डिस्क्लोज करने हैं, क्लासिफाइड सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स, देन फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट। मान लो ये मेरा टोटल रेवेन्यू है, लेकिन उस रेवेन्यू में मुझे बाइफरकेट करना है दो पार्ट्स में कि इसमें से कितनी अमाउंट मेरी एक्सटर्नल कस्टमर से आई है और कितनी अमाउंट मेरी इंटर ट्रांसफर हुआ है विद अदर सेगमेंट्स। समझ गए? इन दोनों को अलग अलग दिखाना है, एक्सटर्नल कस्टमर्स का अलग एंड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर सेगमेंट्स, अपने ही बिजनेस के अदर सेगमेंट्स के साथ अगर कोई ट्रांसफर हुए हैं वो अमाउंट अलग दिखानी है। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास टोटल सेगमेंट एसेट्स, राइट। टोटल सेगमेंट एसेट्स, पीछे कुछ छूट गया, राइट। तो सेकंड हमारे पास है सेगमेंट रिजल्ट्स। सेगमेंट रिजल्ट्स की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, तो सेगमेंट रिजल्ट्स भी डिस्क्लोज करने हैं, टोटल सेगमेंट एसेट्स डिस्क्लोज करने हैं, टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वायर सेगमेंट एसेट। अगर किसी सेगमेंट एसेट को एक्वायर करने में कोई भी कॉस्ट इनकर करी है वो भी डिस्क्लोज करनी है, अमाउंट ऑफ सेगमेंट एक्सपेंसेस, राइट। फिर ये देखो पॉइंट क्या डिस्क्लोज करना है, टोटल अमाउंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स हैं लाइक गुडविल राइट ऑफ करी है या प्रोविजंस या बैड डेट्स, ठीक है। लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन नहीं शो करनी होती अदर देन डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट कहते हैं एंटरप्राइज दैट रिपोर्ट्स द अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अगर कोई एंटरप्राइज इन तीनों को अलग अलग शो करती है, ऑपरेटिंग को, इन्वेस्टिंग को, फाइनेंसिंग को, तो उसे बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन या नॉन कैश एक्सपेंसेस डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर कैश फ्लोज बनाता है तो उसे नॉन कैश एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड क्या कहते हैं, एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन क्या होता है, रिकंसाइल करना। हम करते थे ना +1 में, पासबुक को और बैंक की बुक को, है ना, कैश बुक और पासबुक को। तो वही रिकंसिलिएशन किसको करना है, कहते हैं बिटवीन द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज फॉर रिपोर्टेबल सेगमेंट। जितनी इंफॉर्मेशन आपने अपने रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए डिस्क्लोज करी है उसको रिकंसाइल करना है विद द एग्रीगेट इंफॉर्मेशन इन द एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जितनी आपने सेगमेंट के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज करी और जितनी आपने एनुअल फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करी है, दीज टू मस्ट बी रिकंसाइल, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ इसमें डाल दिया तो इसमें मिस कर दिया या इसमें डाल दिया तो इसमें मिस कर दिया, बैलेंस मैच करने चाहिए, ठीक है। रिकंसाइल करना जरूरी है। तो सेकेंडरी सेगमेंट की रिपोर्टिंग कैसे करनी है, देखो। तो कहते हैं अगर सेकेंडरी सेगमेंट है ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है, बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी ले लिया और ज्योग्राफिकल अगर सेकेंडरी है तो रिपोर्टिंग कैसे करनी है, सेगमेंट रेवेन्यू दिखाने हैं फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन whose revenue from sales is 10% or more of enterprise revenue। उस सेगमेंट के, जिस सेगमेंट के टोटल एंटरप्राइज रेवेन्यू 10% या उससे ज्यादा है, आपने टोटल एंटरप्राइज के रेवेन्यू ले लिए, उसका 10% निकाल लिया, ठीक है। उस 10% की वैल्यू को आपने कंपेयर करना है हर एक सेगमेंट के साथ। तो जिस सेगमेंट का रेवेन्यू उस अमाउंट के बराबर या उस अमाउंट से ज्यादा है, ठीक है, तो उसका क्या डिस्क्लोज करना है, उसके सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर की रेवेन्यू डिस्क्लोज करनी है। समझ गए? रेवेन्यू में ना दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक तो रेवेन्यू होगा जो एक्सटर्नल कस्टमर से आएगा, दूसरा रेवेन्यू होगा विद अदर सेगमेंट्स, ठीक है। तो आपने कौन सा पार्ट शो करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, ठीक है। फिर क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स फॉर ईच ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ये तो क्लियर है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ईच ज्योग्राफिकल सेगमेंट, जितनी भी कॉस्ट इनकर करी है वो भी डिस्क्लोज करनी है। फिर हमारे पास आता है इफ सेकेंडरी फॉर्मेट ऑफ एन एंटरप्राइज इज बिजनेस सेगमेंट। तो अगर सेकेंडरी हमने करा है बिजनेस सेगमेंट, ठीक है, तो फिर कैसे डिस्क्लोज करना है, इट शुड डिस्क्लोज द रिपोर्ट्स ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट whose revenue from sales to external customer is 10% or more of enterprise revenue। सिमिलर है, जैसे हमने ज्योग्राफिकल में सर्च किया कि टोटल रेवेन्यू का 10% निकाल लिया, ठीक है। तो जो सेगमेंट उस 10% की लिमिट को क्वालिफाई कर रहा है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्ट में भी क्या डिस्क्लोज करना है, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, राइट। फिर टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स
whose segment assets are 10% or more of the total assets of the enterprise. तो जिस सेगमेंट के टोटल एसेट्स 10% या मोर हैं, टोटल एसेट्स ले लिए सारे सेगमेंट्स के, उसका 10% निकाल लिया, तो जिस सेगमेंट का के टोटल एसेट्स क्या है उस 10% की वैल्यू के बराबर है या उससे ज़्यादा है, उसके डिस्क्लोजर्स देने हैं आपने, और टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर ईच बिजनेस सेगमेंट, तो जितनी कॉस्ट इनकर करी है ड्यूरिंग द पीरियड वो भी आपने डिस्क्लोज करनी है। तो कुछ और अदर डिस्क्लोजर्स भी हैं इसमें जो आपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, चाहे वो प्राइमरी सेगमेंट है चाहे वो सेकेंडरी सेगमेंट है। तो फर्स्ट है, कहते इन मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट्स, जब हम डिस्क्लोज कर रहे हैं कौन सा रेवेन्यू जो कि हमें अदर सेगमेंट से हुआ है, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर कहते हैं उसे, ठीक है, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। क्लियर हो रहा है ना? मेरे 5 सेगमेंट्स हैं, तो अगर मेरा ए सेगमेंट बी के साथ कोई ट्रांसफर कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटर सेगमेंट ट्रांसफर। तो इसने इसको जो प्रोवाइड किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, वो हमने डिस्क्लोज करना है। और वो कैसे डिस्क्लोज करना है कि उसी प्राइस पे डिस्क्लोज करना है जितने प्राइस पे ये इसको बाहर किसी और कस्टमर को ट्रांसफर करता, ठीक है, should be measured on the basis that the enterprise actually used to price those transfers, ठीक है, actually used to price those transfers। फिर अगर आपने पूरे साल में कोई भी चेंजेस करें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर तो वो भी डिस्क्लोज करने हैं, कोई भी पॉलिसी में चेंज कर रहे हो, मेथड में चेंज कर रहे हो तो वो आपने डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और देखो साथ में लिखा है विच हैव मटेरियल इफेक्ट। मटेरियल इफेक्ट आपको पता ही है कि ऐसा इफेक्ट जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब अगर वो चीज़ डिस्क्लोज करी जाए तो शायद किसी का डिसीजन चेंज हो सकता, तो वो मटेरियल इफेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है उसका, तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज इन केस ऑफ बिजनेस सेगमेंट एंड एंटरप्राइज शुड इंडिकेट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन ईच रिपोर्ट। तो अगर हम बिजनेस सेगमेंट की बात करें, बिजनेस सेगमेंट किसके साथ डील करता है? प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ। तो कहते हैं रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज करना है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडेड, कि एक बिजनेस सेगमेंट में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंक्लूडेड हैं वो सारी आपने रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेगमेंट रिपोर्टिंग। होपफुली आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड नोट्स ऑफ कॉमर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।